अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आयशा नूर और आप सबको वेलकम बैक कहती हूं अपने उर्दू नॉवेल्स रीडिंग चैनल पर। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं निम्रा अहमद का नॉवल जन्नत के पत्ते। लेकिन आज के एपिसोड से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि इसी तरह आपको फ्यूचर में भी मेरी वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज के एपिसोड ऑफ जन्नत के पत्ते। उसने एक हाथ से ओवन का ढक्कन खोला, दूसरे हाथ से गरम ट्रे बाहर निकाली। ट्रे पे भूरी खस्ता गर्मा गर्म जिंजर ब्रेड तैयार पड़ी थी। औरत की हल्की सी खुशबू सारे किचन में फैली थी। वो दूसरे हाथ से जिंजर ब्रेड को चेक करती सीधी हुई और ट्रे लाकर काउंटर पे रखी। वो सफेद ढीली से आधे बाजुओं वाली टी शर्ट और खुले स्याह ट्राउजर में मलबूस थी। बालों का ढीला सा जूड़ा गर्दन पे पड़ा था और उलझी उलझी सी लटें गालों को छू रही थी। टी शर्ट के ऊपर पहने एप्रन पे जगह जगह चॉकलेट और क्रीम के धब्बे लगे थे। मोहतसिम काउंटर के एक तरफ खड़ा प्याले में अंडे की सफेदी फेंट रहा था। डीजे दूसरी तरफ खड़ी सजावट के लिए ली गई बंटीज जेली और रंग बिरंगे बीन्स के पैकेट खोल खोल कर प्लेट में उंडेल रही थी। हर रंग के बीन्स, कैंडीज और सुर्ख जेली बीन्स का ढेर लग चुका था। आज हुसैन की सालगिरह थी। रिवायती तरीके से केक बनाने के बजाय हया उसके लिए जिंजर ब्रेड हाउस तैयार कर रही थी। 1 फुट ऊंचा जिंजर ब्रेड से बना घर जो चॉकलेट क्रीम और रंग बिरंगी जेली से सजाना था, वो पिछले 4 घंटे से लगी हुई थी। और अब बिलाखिर उसकी जिंजर ब्रेड के 6 टुकड़े बेक हो चुके थे। 4 दीवारों के लिए और 2 मखरूती छतों के लिए। आओ, अब इसको जोड़ते हैं, उसने कहा तो मोहतसिम जो आइसिंग बना चुका था प्याला रखकर उसकी तरफ आया। डीजे अब एक दीवार उठाकर उसमें से मुस्ततील दरवाजा काट रही थी। हया और मोहतसिम ने एहतियात से 2 दीवारें मुत्तसिल खड़ी की और उनके जॉइंट पे बतौर गम मखसूस सिरप लेप दिया। फिर बहुत आहिस्ता से दोनों ने अपने हाथ हटाए। दीवारें सीधी खड़ी रहीं। सिरप ने उनको चिपका दिया था। जबरदस्त! वो पुरजोश सी हो गई। इसका घर बन रहा था। यह ख्याल ही उसकी सारी थकावट भगाकर ले गया। वो दोनों अब अगली दीवार जोड़ने लगे। हया के माथे से झूलती लट बार बार आंखों के सामने आती। वो बार बार हाथ से उसे पीछे हटाती। पूरों पे लगे चॉकलेट सिरप के धब्बे उसके रुखसार पे लग गए, मगर परवाह किसे थी। 4 दीवारें बन गई थी। अब उन्होंने 2 मुस्ततील टुकड़ों को ऊपर उल्टे वी की तरह रखा और जोड़ पर सिरप लगाया। काफी देर बाद उन्होंने अपने हाथ उठाए। छत बरकरार रही। सिरप सूखने लगा था। छत मजीद मजबूत होती गई। हया, तुम ग्रेट हो। वो भूरा सा घर बना बिना रंग या आराइश के भी इतना प्यारा लग रहा था कि मोहतसिम बेख्तियार सताई से बोला, मुझे पता है। वो धीरे से हंसी। अब तीनों वो तीनों अब अला बला कैंडीज, बीन्स और जेली से दीवारों की सजावट करने लगे। वो हर डेकोरेशन के टुकड़े के पीछे जरा सा सिरप लगाकर उसे दीवार से चिपका देते। पूरे घर पे जगह जगह सुर्ख सब्ज और नीले बटन की मानद आंखें उभरने लगी थीं। जरा सी देर में घर सज गया था। डीजे ने सफेद क्रीम से खिड़कियों की चौकोर चौखटें बनाई और अंदर नीले क्रीम का रंग भर दिया। अब इस्तांबुल की बर्फबारी का मजा अपने घर को भी चखाएं। हया आइसिंग शुगर और छल्ली ले आई। उसने सफेद सूखे आटे की शक्ल की आइसिंग शुगर छल्ली में डाली और घर के ऊपर करके छलनी आहिस्ता आहिस्ता हिलाने लगी। छलनी की सुराखों से सफेद जर्रे नीचे गिरने लगे। पूरे घर पे बर्फबारी होने लगी और एक हल्की सी सफेद तह चॉकलेट से ढके घर पे बैठने लगी। हया का जिंजर ब्रेड हाउस तैयार था। उसने एहतियात से ट्रे उठाई। घर बरकरार रहा। वो उसके 4.5 घंटों की मेहनत का समर था। किसी सालगिरह की तकरीब से पहले हया सुलेमान नक्शक से तैयार न हो, हैरत अंगेज बात थी। मगर आज उसकी तैयारी वो घर ही था। उसे अपने रफ हुलिये, एप्रन और चेहरे पे लगे धब्बों की परवाह नहीं थी। उसकी सारी तवज्जो ट्रे में रखे जिंजर ब्रेड हाउस पे थी। वो डीजे और मोहतसिम के पीछे चलती कॉमन रूम में दाखिल हुई। वहां फासले फासले पे गोल मेजों के गिर्द कुर्सियों के फूल बने थे। दरमियानी मेज पे गिफ्ट्स और हुसैन का लाया हुआ केक रखा था। 12 ममालिक के एक्सचेंज स्टूडेंट्स आ चुके थे। वो कोई सरप्राइज पार्टी न थी। सो हुसैन बड़ी मेज के पीछे खड़ा हंसता हुआ टाली का गिफ्ट लेने की कोशिश कर रहा था, जिसे टाली बार बार पीछे कर रही थी। सरप्राइज! हया ने पुकारा तो सबने उधर देखा। मोहतसिम और डीजे के पीछे वो चौखट पे खड़ी थी। दोनों हाथों में उठाई ट्रे में वो फेरी टेल हाउस रखा था। और हया को पता था वो हैंसल और ग्रेटल के जिंजर ब्रेड हाउस से ज्यादा खूबसूरत था। वाओ! बेख्तियार बहुत से लबों से सताइश निकली। हया, तुमने मेरे लिए इतना किया। हुसैन बेहद मुतासिर हुआ था।
उसने मुस्कुराते हुए शाने उचकाए। वो दरवाजे में खड़ी थी। दरवाजा आधा खुला था और सर्दी अंदर आ रही थी। आओ हया, इसे मेज पे ले आओ। मोहतसिम बड़ी मेज पे गिफ्ट्स, केक और दूसरी डिशेस के दरमियान चीजें हटाकर जगह बनाने लगा। सर्दी की लहर दरवाजे से अंदर घुस रही थी। उसने बाएं हाथ में ट्रे पकड़े, दायां हाथ बढ़ाकर दरवाजा धकेलना चाहा। वो बदकिस्मती का लम्हा था। दरवाजे के नॉब को उसने छुआ ही था कि दरवाजा जोर से पूरा खुला और कोई तेजी से अंदर दाखिल हुआ। खुलते दरवाजे ने उसका बड़ा हाथ पीछे धकेला और वो तवाज़ुन बरकरार न रख सकी। बेख्तियार एक कदम पीछे हटी और तभी उसके बाएं हाथ में पकड़ी ट्रे टेढ़ी हुई। ओह नो! बहुत सी दिलदोज़ चीखें बुलंद हुईं और उनमें से सबसे दिलखराश उसकी अपनी चीख थी। उल्टी हुई ट्रे उसके हाथ में रह गई। हल्की सी थड की आवाज़ के साथ जिंजर ब्रेड हाउस ज़मीन पे जा गिरा। हर दीवार टुकड़ों में बट गई। बंटीज़ और जेली से इधर-उधर बिखर गईं। फर्श पे ब्रेड, चॉकलेट, क्रीम और रंग-बिरंगी बंटियों का एक मलबा पड़ा था और वो सब सन्नाटे के आलम में फटी-फटी निगाहों से उसे देख रही थे। कितने ही पल वो शौक के आलम में उस मलबे को देखे गई, फिर उसके पार नजर आते जॉगर्स को देखा और अपनी शश्तर निगाहें ऊपर उठाईं। वो जहान सिकंदर था और उतनी ही बेयकीनी और शौक से उस मलबे को देख रहा था। हया के देखने पे बेख्तियार उसने नफी में सर हिलाया। हया, आई एम सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं, मुझे नहीं पता था कि तुम सामने। ओह गॉड! तासुफ मलाल के मारे वो कुछ कह नहीं पा रहा था। वो जो फटी-फटी निगाहों से उसे देख रही थी, एकदम लब भिंच गई। उसकी आंखों में तहय्युर की जगह गुस्से ने ले ली। खून की सुर्ख लकीरें उसकी आंखों में तैरने लगीं। वो एकदम झुकी, ब्रेड का टूटा क्रीम में लुथड़ा टुकड़ा उठाया और सीधे होते हुए पूरी कुव्वत से जहान के मुंह पे दे मारा। वो इस गैर मुतवक्के हमले के लिए तैयार नहीं था। क्रीम में लुथड़ा टुकड़ा उसकी गर्दन पे लगा तो वो बेख्तियार दो कदम पीछे हटा। टुकड़ा उसकी शर्ट पर से फिसलता नीचे कदमों में जा गिरा। उसने गर्दन पे लगी क्रीम को हाथ से छुआ और फिर उंगलियों के पोरों को बेयकीनी से देखा। हया, मैंने जानबूझकर नहीं किया। वो सुर्ख आंखों से लब भींचे जहान को देख रही थी। उसने लब इतनी सख्ती से भींच रखे थे कि गर्दन की रगें उभरने लगी थीं और कनपटी पे नीली लकीर नजर आ रही थी। वो बिल्कुल चुप खड़ी गहरे गहरे सांस ले रही थी। हया, इट्स ओके। हया हुसैन परेशानी से आगे बढ़ा। डीजे और मोहतसिम उसके साथ थे। हया, मैंने वाकई नहीं देखा था कि तुम। शट अप! जस्ट शट अप! वो इतनी जोर से चिल्लाई कि आगे बढ़ता हुसैन वहीं रुक गया। चले जाओ तुम यहाँ से, कहीं भी चले जाओ मगर मेरी जिंदगी से निकल जाओ। तुम मेरे लिए अजाब और दुख के अलावा कभी कुछ नहीं लाए। निकल जाओ इस कमरे से। उसने उर्दू में चिल्ला कर कहा था। 12 ममालिक के एक्सचेंज स्टूडेंट्स में से उर्दू कोई नहीं समझता था सिवाय डीजे के, मगर वो तमाम मुतासिफ खड़े तलबा समझ गए थे कि वो क्या कह रही है। हया, जहान की आंखों में दुख उभरा। मेरा नाम ही मत लो। उसने गर्दन के गिर्द बंधे एप्रन की डोरी हाथ से नोची। एप्रन ने एक तरफ उतार फेंका और भागती हुई बाहर निकल गई। सीढ़ियों के ऊपर लगा बल्ब उसके आते ही जल उठा। वो तेजी से चक्करदार सीढ़ियां उतरने लगी। आंसू उसके चेहरे पे बह रहे थे। आखिरी सीढ़ी फलांग कर वो उतरी और बर्फ से ढकी घास पे तेज तेज चलने लगी। बाहर तेज सर्द हवा थी। हल्का हल्का सा कहर हर सू छाया था। वह सीने पे बाजू लपेटे सर झुकाए रोती हुई चलती जा रही थी और उसे पता था कि वो एक जिंजर ब्रेड हाउस के लिए नहीं रो रही। पहाड़ी के ढलान उतरकर सामने सबांजी की मसनूई झील थी। झील अब खासी पिघल चुकी थी। फिर भी फासले फासले पे बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े तैरते नजर आ रहे थे। वो झील के किनारे रुक गई। तेज दौड़ने से उसका सांस फूल गया था। पतली टी शर्ट में सर्दी लगने लगी थी। ढीला जूड़ा आधा खुलकर कमर पे गिर गया था। वो थकी मांदी सी घास पे बैठ गई और स्लीपर से पाँव निकालकर ठंडे पानी में डाल दिए। वो खुद अजियती की इंतहा थी। घुटनों के गिर्द बाजू लपेट कर सर नीचे झुकाकर वो एकदम से बहुत फूट फूट कर रोने लगी। मसनूई झील का पानी रात के अंधेरे में चांद की रोशनी से चमक रहा था। गोया चांदी का एक बड़ा सा वर्क स्याह पानी में तैर रहा हो। दूर जंगल से परिंदों की आवाज वक्फे वक्फे से सुनाई देती थी। कई लम्हे रेत की तरह फिसल कर झील की चांदी में गुम हो गए तो उसने कदमों की चाप सुनी। कोई उसके साथ खड़ा हुआ था। उसने भीगा चेहरा उठाकर देखा। वो जीन्स की जेबों में हाथ डाले लव काटता संजीदा सा उसके साथ खड़ा था। सॉरी हया, मैं तो माजरत करने आया था कि उस रोज काम की परेशानी में तुमसे मिसबिहेव कर गया, मगर। वो चुपचाप बेआवाज रोती उसे देखे गई। आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हारा इतना नुकसान कर दिया। मैंने तुम्हें देखा नहीं था। मुझे मालूम नहीं था कि तुम दरवाजे के पार खड़ी हो। मैंने तुम्हारा बड़ा हुआ हाथ नहीं देखा था।
اپنی دانست میں بہت تیز چل رہا تھا اور انجانے میں تمہارا ہاتھ دھکیل دیا، تمہاری ساری ریاضت ضائع کر دی۔ شاید وہ صرف جنجر بریڈ ہاؤس کی بات کر رہا تھا، یا شاید ان کے تعلق کی۔ وہ ابھی کچھ بھی صحیح یا غلط سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ مگر میں مداوع کر دوں گا۔ مداوع؟ اس کے بہتے آنسو پل بھر کو تھمے۔ ہاں، میں تمہیں بالکل ایسا جنجر بریڈ ہاؤس بنا کر لا دوں گا۔ اس کا دل چاہا وہ پھوٹ پھوٹ کر پھر سے رو دے۔ موئی فٹ جہان سکندر! وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور گیلے پیر پانی سے نکال کر سلیپرز میں ڈالے۔ میری زندگی میں جنجر بریڈ ہاؤس سے بڑے مسائل ہیں۔ وہ تیزی سے پلٹی تو ڈھیلے جھوڑے کا آخری بل بھی کھل گیا اور سارے بل آبشار کی طرح کمر پہ سیدھے گرتے گئے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اوپر ڈھلان پہ چڑھنے لگی۔ جہان لب کاٹتا اسے دور جاتے دیکھتا رہا۔ وہ تکیے سے ٹیک لگائے پاؤں لمبے کیے کمبل میں لیٹی تھی، دونوں ہاتھوں سے موبائل تھامے وہ گیم کھیل رہی تھی۔ ساتھ والے بنک پہ ٹالی منہ پہ تکیہ رکھے سو رہی تھی۔ چیری اسٹڈی روم میں تھی۔ خدیجہ نیچے اپنے بنک کی کرسی پہ بیٹھے میز پہ رکھے لیپ ٹاپ کی کنجیوں پہ انگلیاں چلا رہی تھی۔ حسین کا برتھ ڈے جنجر بریڈ ہاؤس ٹوٹنے سے خراب نہیں ہوا، اس کا برتھ ڈے تمہارے اوور ری ایکشن سے خراب ہوا ہے۔ تم نے اپنے کزن کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اس کا قصور نہیں تھا، اس نے تمہیں واقعی نہیں دیکھا تھا۔ اگر تم تھوڑا سا ضبط کر لیتی اور کھلے دل سے اپنے کزن کو ویلکم کرتی تو ہم اسی ٹوٹے جنجر بریڈ ہاؤس کو یادگار بنا لیتے، اسے ایک دوسرے کے چہروں پہ ملتے، اس کے ساتھ تصویریں کھنچواتے اور کیا کچھ نہ کرتے۔ چیزیں وقتی ہوتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، بکھر جاتی ہیں۔ رویے دائمی ہوتے ہیں، صدیوں کے لیے اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود ہار نہ مان لے، اور تم نے آج ایک ٹوٹے ہوئے جنجر بریڈ ہاؤس سے ہار مان لی۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پہ نگاہیں جمائے ڈی جے تیزی سے کچھ ٹائپ کرتی کہہ رہی تھی۔ حیا اسی طرح ببل چباتی موبائل کے بٹن دباتی رہی۔ تمہارے جانے کے بعد سب اتنے شرمندہ تھے کہ مت پوچھو کس طرح میں نے بمشکل سب کو منا کر حسین سے کیک کٹوایا۔ دفعتاً حیا کا موبائل بجا تو ڈی جے خاموش ہو گئی۔ حیا نے لب بھینچے اسکرین کو دیکھا، وہاں جہان کا موبائل نمبر لکھا آ رہا تھا۔ چاہنے کے باوجود بھی وہ کال مسترد نہ کر سکی۔ کیا ہے؟ اس نے فون کان سے لگا کر بہت آہستہ سے کہا۔ ابھی تک خفا ہو؟ وہ ایک دم اتنی اپنائیت سے پوچھنے لگا کہ وہ لب کاٹ کر رہ گئی۔ حلق میں آنسوؤں کا گولا سا اٹکنے لگا۔ خفا ہونے کا اختیار اپنوں کو ہوتا ہے، مجھے یہ اختیار کبھی کسی نے دیا ہی نہیں۔ اتنے لمبے مکالمے مت بولو، مجھ سے اب سردی میں نہیں کھڑا ہوا جا رہا، فوراً باہر آؤ۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھی۔ تم کہاں ہو؟ آنسو غائب ہو گئے۔ تمہاری ڈورم کی بالکنی میں باہر کھڑا ہوں۔ میرے اللہ، تم اب تک یہیں ہو؟ وہ فون پھینک کر اٹھی، تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی نیچے اتری اور دوڑ کر دروازہ کھولا۔ وہ بالکنی کی ریلنگ سے ٹیک لگائے سینے پہ بازو لپیٹے کھڑا تھا، اسے دیکھ کر مسکرایا۔ اف جہان! حیا دروازہ بند کر کے اس تک آئی۔ اس نے ٹی شرٹ کے اوپر ایک کھلا سا سویٹر پہن لیا تھا اور بالوں کا پھر سے ڈھیلا جوڑا باندھ لیا تھا۔ آنکھیں ہنوز متورم تھیں۔ کب سے کھڑے ہوئے ادھر؟ وہ خفگی سے کہتی اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ جب سے تم نے بتایا تھا کہ تمہاری زندگی میں جنجر بریڈ ہاؤس سے بڑے مسائل ہیں، میں نے سوچا ان کو حل کیے بغیر نہ جاؤں۔ چائے تو نہیں پلاؤ گی؟ وہ کچھ ایسے ڈرتے ڈرتے بولا کہ وہ ساری تلخی بھلا کر ہنس دی۔ آؤ، تمہیں ایپل ٹی پلاتی ہوں، تمہاری ترکی کی سوغات ہے، ورنہ پاکستان میں تو ہم نے کبھی سیب والی چائے نہیں پی تھی۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ اندرونی سیڑھیاں اترنے لگے۔ اور ہم یہی پی کر بڑے ہوئے ہیں، کتنا فرق ہے نا ہم میں۔ وہ شاید یوں ہی بولا تھا، مگر کچن کا دروازہ کھولتی حیا نے مڑ کر اسے دیکھا ضرور تھا۔ ہاں، بہت فرق ہے ہم میں، اس نے تسلیم کر لیا تھا۔ اس نے ہار مان لی تھی، اور انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود۔ اوف، یہ ڈی جے کے سنہرے اقوال بھی نا۔ وہ سر جھٹک کر کچن میں داخل ہوا۔ ایپل ٹی تو ختم ہے، اب سادہ چائے پیو۔ اس نے کیبنٹ کھول کر چند ڈبے آگے پیچھے کیے اور پھر مایوسی سے بتایا۔ دودھ نکالو، میں چائے کا پانی چڑھاتا ہوں۔ وہ آگے بڑھا اور دیش کی ڈھونڈ ڈھان کر نکالی، اس میں سے پانی اور پتی ڈال کر چولہے پہ چڑھائی اور چولہا جلا دیا۔ وہ ایسا ہی تھا، فوراً سے کام کر دینے والا۔ اس کے ہاتھ بہت سخت اور مضبوط سے لگتے تھے، کام کے، محنت اور مشقت کے عادی۔ وہ استنبول کی ورکنگ کلاس کا نمائندہ تھا۔ اب وہ سلیب پہ رکھے برتن جمع کر کے سنک میں ڈال رہا تھا۔ رہنے تو جہان، میں کر لوں گی۔ تم نے کرنے ہوتے تو اب تک کر چکی ہوتی۔ اب اسے پہلے کہ پانی سوکھ جائے دودھ ڈال دو، بلکہ مجھے دو۔
उसने प्लेट धोते हुए दूसरे हाथ से दूध का डब्बा उठाया और खुद ही देगची में उंडेल दिया। वो उसे देख कर रह गई। वो खुले नल तले प्लेट खंगाल रहा था। जीन्स और जोगर्स पहने, स्वेटर की आस्तीनें कोहनियों तक मोड़े, वो टक्सम स्क्वायर के मेट्रो में मौजूद उस एग्जेक्टिव से कतन मुख्तलिफ लग रहा था जिससे चंद हफ्ते कबल हया मिली थी। हया, हया, डीजे हवास बाख्ता से चिल्लाती हुई किचन में दाखिल हुई। तुम्हारा फोन मर जाएगा बज बज कर। ओ, अस्सलाम वालेकुम। जहान को देखकर वो गड़बड़ा गई। वालेकुम अस्सलाम। जहान ने पलटकर उसे जवाब दिया। तुम्हारा फोन। वह हया को मोबाइल थमाकर वापस मुड़ गई। हया ने मोबाइल पे देखा। 5 मिस्ड कॉल्स। तुर्की का कोई गैर शनासा नंबर था। उसी वक्त उसका मोबाइल दोबारा बजने लगा। उसने स्क्रीन को देखा। वही तुर्की का नंबर। उसने कॉल वसूल कर ली। हया। जब वो बोली तो उसकी आवाज में तजब्जुब था। हया सुलेमान। बंदे को अब्दुर्रहमान पाशा कहते हैं। अब तक तो आप मुझे जान गई होंगी। वह शस्ता उर्दू में कह रहा था। उसकी आवाज में मुंबई के बासियों का तीखापन था और लहजा बहुत ठंडा। हया का रंग फीका पड़ गया। उसने पलकें उठाकर जहान को देखा। वो बहुत गौर से उसके चेहरे के उतार चढ़ाव देख रहा था। रॉन्ग नंबर, उसने कहकर फोन बंद करना चाहा मगर वो आगे बढ़ा और मोबाइल उसके हाथ में ले लिया। कौन? वो फोन कौन कान से लगाकर बोला तो उसके चेहरे पे बेपनाह सख्ती थी। कौन? उसने दोहराया। शायद वो दूसरी जानब से कोई कुछ बोल नहीं रहा था। जहां लब भींचे चंद लम्हे इंतजार करता रहा, फिर उसने फोन कान से हटाया। बंद कर दिया है। उसने मोबाइल हया की तरफ बढ़ाते हुए जांचती मशकूक निगाहों से उसे देखा। कौन था? तुम्हें नहीं बताया तो मुझे क्यों बताता? शायद रॉन्ग नंबर था। वो अब समझ चुकी थी। तुम्हें कोई तंग तो नहीं कर रहा? फिर जैसे वो चौंका। वो फूल, पता नहीं कौन है। जाने दो। उसे शाने उचका दिए। हरासमेंट एक जुर्म है। हम इसके लिए पुलिस के पास जा सकते हैं। वो कुछ सोच कर बोला। किसी मसले का हल जहां सिकंदर के पास ना हो, ये मुमकिन था भला? जाने दो। मैं इससे ज्यादा अहमियत नहीं देती। खुद ही थक कर रुक जाएगा। क्योंकि वो मुतमईन नहीं हुआ था मगर सर हिलाकर पलट गया और नल फिर से खोल दिया। हया ने मोबाइल को साइलेंट पे लगाकर जेब में डाल दिया। वो उस नाजुक रिश्ते में मजीद बदगुमानी की मुतहमिल न थी। चूल्हा क्यों बंद कर दिया? अभी पकने देती। मैं ज्यादा कड़ी हुई चाय पीने का आदी हूँ। उसी पल चूल्हा बंद हुआ तो वो चौंका। मैंने नहीं बंद किया, ये ऑटोमेटिक है। हर 15 मिनट बाद 10 मिनट के लिए बंद हो जाते हैं। सो 10 मिनट बाद खुद ही जल उठेगा। ये अच्छा काम है। उसे जैसे कोफ्त हुई। फिर आखिरी बर्तन खंगालते हुए वो बार बार चूल्हे को सोचती नजरों से देखता रहा। जब बर्तन खत्म हो गए तो हाथ धोकर चूल्हे की तरफ आया। बर्तन धुल गए हमारे। अब तुम्हारी जिंदगी के अगले मसले को हल करते हैं। उसके बाद कौन सा मसला है वो भी बताओ। वो चूल्हे को फिर से जलाने की कोशिश करने लगा। मेरी जिंदगी के मसले टूटे कैबिनेट या ठंडे चूल्हे की तरह नहीं हैं जो तुम हल कर लो। अच्छी भली जिंदगी है तुम्हारी। क्या मसला है तुम्हें सिवाय इस बेकार चूल्हे के? कोई तो हल होगा इसका भी। वो निचला लब दबाए झुककर स्विच से छेड़छाड़ कर रहा था। इसका कोई हल नहीं है। ये नामुमकिन है कि किसी मसले का कोई हल ना हो। ठहरो, मैं कुछ करता हूँ। वो पंजों के बल जमीन पे बैठा और झुककर नीचे से चूल्हे का जायजा लेने लगा। जहान, रहने दो। मेरी कार से मेरा टूल बॉक्स ले आओ। डैशबोर्ड में पड़ा होगा। तब तक मैं इसे देखता हूँ। वह जीन्स की जेब से चाबियों का गुच्छा निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाए, गर्दन नीचे झुकाए चूल्हे के इर्द गिर्द जैसे कुछ तलाश कर रहा था। वो जहान ही क्या, जो कुछ करने की ठान ले तो फिर किसी की सुने। उसे मेट्रो में अपने जूते के तस्मे खोलता जहान याद आया था। उसने मुस्कुराहट दबाकर हाथ बढ़ाकर चाबी पकड़ी और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जहान की छोटी सफेद सी कार हॉस्टल की सीढ़ियों के आखिरी जीने के सामने ही खड़ी थी। उसमें से टूल बक्स निकालते हुए हया ने बेख्तियार सोचा था कि वो इतना अमीर नहीं है जितना वो समझती थी। या फिर शायद यूरोप में रहने वाले रिश्तेदारों के बारे में अमूमी तस्वुर यही होता है कि वो खासे दौलतमंद होंगे, जबकि जहान और सबीन सबीन फुप्पो उसके बरक्स मेहनत कुश वर्किंग क्लास के अफराद थे। वो वापस आई तो वो छुरी से ही शुरू हो चुका था और पाइप सॉकेट और पता नहीं क्या क्या खोले बैठा था। चंद मिनट वो खामोशी से स्लेब के साथ टेक लगाए खड़ी उसे काम करते देखती रही। वो दाएं घुटने और बाएं पंजे के बल मेज पर बैठा पाइप के दहाने पे पेच कस से कुछ खोल रहा था। टूल बक्स उसके पाँव के साथ फर्श पे खुला पड़ा था। चंद सब्र आजमा पल बीते और फिर वो फातिहाना अंदाज में हाथ झाड़ते हुए उठा। ये चौथा चूल्हा जो कोने में है ये फिक्स कर दिया है। अब ये खुद से नहीं बुझेगा। उसने कहने के साथ ही अमली मुजाहिरे के तौर पे चौथे चूल्हे को जला दिया और फिर चाय की केतली उसी पे रख दी। ये जो तुमने हरकत की है ना जहां सिकंदर, ये गैर कानूनी है।
अगर किसी को पता चल गया तो? सबांजी में स्मोकिंग भी गैर कानूनी है, मगर स्टूडेंट्स करते हैं ना। ड्रिंकिंग भी गैर कानूनी है, स्टूडेंट्स वो भी करते हैं। और कमरों में छोटे चूल्हे और माइक्रोवेव रखना भी गैर कानूनी है, वो भी करते हैं ना। सो तुम भी अपनी मर्जी करो। और काउंटर से टेक लगाए खड़ा बड़ी लापरवाही से बोला तो वो हंस दी। उसे अपना सर्वे फॉर्म याद आ गया था। तुम सबांजी से पढ़े हो जो इतनी मालूमात हैं। सबांजी से बड़ा होता तो एक छोटा सा रेस्टोरेंट न चला रहा होता। हम तो आम से सरकारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले मिडिल क्लास लोग हैं मैडम। वो जब भी अपनी कम आमदन या काम का जिक्र करता, उसके बज़ाहिर मुस्कुराते लहजे के पीछे एक तल्ख उदासी सी होती, एक एहसास कमतरी, या फिर शायद ये उसका वहम था। खैर, हया गहरी सांस लेकर चूल्हे की तरफ आई और चाय की केतली उठा ली। ट्रे में प्यालियां उसने पहले सेट कर रखी थीं। अब वो छलनी रखकर चाय उंडेलने लगी। इस वीकेंड पे डिनर करें साथ? उसने एक झटके से सर उठाया। जरा सी चाय छलनी के दहाने से फिसलकर प्याली पकड़े उसके हाथ पे गिरी। मगर वो बेहद हैरत और बेयकीनी से जहान को देखे गई। अच्छा अच्छा, नहीं करते, गलती से कह दिया। वो जैसे शर्मिंदा हो गया। नहीं नहीं, मेरा मतलब है ठीक है, श्योर, मगर कहाँ?" वो जल्दी से बोली, मबादा वो कुछ गलत ना समझ ले। फिर अपनी जल्दबाजी पे भी खिफत हुई। इस्तकलाल जदेसी में कहीं भी, तुम्हें बस टैक्सम पे उतरना है ना? हया ने उसकी प्याली उठाकर उसे दी तो उसने सर की जरा से इस बात के साथ थाम ली। हाँ। वो अपनी प्याली लेकर उसके बिलमुकाबिल स्लेब से टेक लगाए खड़ी हो गई और चाय में चम्मच हिलाने लगी। फिर मैं तुम्हें टैक्सम से पिक कर लूंगा, हफ्ते की रात, 8 बजे। ठीक? ठीक। वो घूंट भरते हुए मुस्कुरा दी। जब वो उसे वापस बाहर तक छोड़ने आई तो दोनों को अपने नीचे पाकर बालकनी की बत्ती खुद से जल उठी। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ ही रहा था कि वो हौले से कह उठी, आई एम सॉरी, मैं आज ओवर रिएक्ट कर गई थी। जहान ने पलट कर उसे देखा। किचन के सारे बर्तन धुलवा कर, चूल्हा ठीक करवा कर और चाय के 2 कप बनवा कर तुमने बिलाखिर मान ही लिया। बहुत शुक्रिया। अब मैं सुकून से सो सकूंगा। वो गोया बहुत तशक्कुर और एहसानमंदी से बोला था। वो खिफत से हंस दी। कहा ना, सॉरी। सॉरी मुझे भी करनी चाहिए, मगर वो मैं डिनर पे कर दूंगा। उधार रहा। हफ्ते की शाम 8 बजे शार्प। मुझे याद रहेगा। वो सीढ़ियां उतरने लगा और हया सीने पे बाजू लपेटे खड़ी उसे जाते देखती रही। जब उसकी कार निगाहों से ओझल हो गई तो वो कमरे की तरफ मुड़ गई। बैल्कनी की बत्ती बुझ गई। सारे में तारीकी छा गई। डीजे वहीं कुर्सी पे बैठी लैपटॉप पे कुछ टाइप कर रही थी। वो जेरे लब कोई धुन गुनगुनाते हुए कमरे में दाखिल हुई और अपने बंक के जीने चढ़ने लगी। तुम्हारा कजन बड़ा हैंडसम है, डीजे ने मसरूफ अंदाज में तबसरा किया। सो तो है, उसने बिस्तर में लेट कर डीजे को देखते हुए जवाब दिया। ये वही फुप्पो का बेटा है ना? डीजे स्क्रीन को देखती लैपटॉप की कुंजियों पे उंगलियां चला रही थी। हम्म। वही शादीशुदा? हाँ। उसके लबों पे एक दबी दबी सी मुस्कुराहट दर आई। अच्छा। डीजे बायूसी से खामोश हो गई। हया जेरे लब वही धुन गुनगुनाने लगी। बको मत, मुझे असाइनमेंट बनाने दो। कुछ देर बाद डीजे झंझला कर बोली, मगर वो मुस्कुराते हुए गुनगुनाए जा रही थी। वो खुश थी, बहुत खुश। दरवाजा खुला था। उसने धकेला तो वो एक नागवार मगर आहिस्ता आवाज के साथ खुलता चला गया। सामने लाउंज में अफ्तरी फैली थी। छोटा सा किचन भी साथ ही था, जिसमें उसकी बीवी काम करती हुई दिखाई दे रही थी। हाशिम कदम कदम चलता किचन के दरवाजे पे आ खड़ा हुआ। उसकी बीवी उसकी जाने पुश्त किए चूल्हा जला रही थी। वो भी उसकी तरह थी। दराज कद, घुंघराले स्याह बाल और अहले हबशा की सी मखसूस मोटी स्याह आंखें। डॉक्टर क्या कहता था? वो चौंक कर पलटी, फिर उसे देखकर गहरी सांस ली और वापस चूल्हे की तरफ मुड़ गई। सर्जरी होगी और उसके लिए बहुत से पैसे चाहिए। वो खामोशी से खड़ा सुनता रहा। पैसों का इंतजाम हुआ? वो कपड़े से हाथ पूंछती हाशिम तक आई और परेशानी से उसका चेहरा देखा। नहीं। हाशिम ने गर्दन दाएं से बाएं हिलाई। तो अब क्या होगा? हमें इन्हीं चंद हफ्तों में हजारों लीरा जमा करने हैं। तुमने पाशा से बात की है? की थी। तो क्या कहता है वो? नहीं देगा। जो काम मैं कर रहा हूँ बस उसकी कीमत देगा। ऊपर एक कुरुश भी नहीं। क्यों? इतना तो पैसा है उसके पास। पूरा महल तो खड़ा कर रखा है बेवकदा में। फिर हमें क्यों नहीं देगा? वो कहता है उसने कोई खैराती इदारा नहीं खोल रखा। और फिर मजीद किस खाते में दे? मैंने अभी तक उसकी पिछली रकम नहीं लौटाई। हाँ, तो वो हारिस के लाश पे लग गए थे। कोई जुआ तो नहीं खेलते हम? उसने गुस्से से हाथ में पकड़ा कपड़ा मेज पे दे मारा।
वो नहीं देगा, मैं क्या करूं? वो बेहद मायूस था। मुझे नहीं पता हाशिम, कहीं से भी हो तुम पैसों का बंदोबस्त करो, वरना हारिस मर जाएगा। हाशिम ने बेचारगी और कर्ब से सर झटका। हाशिम कुछ करो, हमारे पास दिन बहुत कम है, हमें पैसे चाहिए हर हाल में। करता हूँ कुछ। वो जिस शिकस्तगी के आलम में आया था उसी तरह वापस पलट गया। उसकी स्याह पेशानी पे तफक्कुर की लकीरों का जाल बिछा था और चाल में वाज़े मायूसी थी। वो मुस्तरिब सी उंगलियां मरोड़ती खड़ी उसे जाते देखती रही। फिर एक नज़र कमरे के बंद दरवाजे पे डाली जहां उसका उनका बेटा सो रहा था और सर झटक वापस सिंह की तरफ पलट गई जहां बहुत से काम उसके मुंतजिर थे। डीजे ने दरवाजा खोला तो उसे आईने के सामने खड़ी दिखाई दी। वो दरवाजा बंद करके आगे आई और हया के सामने खड़े होकर पूरी फुर्सत से और बहुत मशकूक निगाहों से उसे देखा। उसके हाथ में मस्कारा ब्रश था और वो आईने में देखती आंखें खोले एहतियात से पलकों से ब्रश मस कर रही थी। गहरा काजल, स्याह सुनहरा सा आई शेड और लबों पे चमकती गुलाबी लिपस्टिक। वो बहुत मेहनत से तैयार हो रही थी। बाल यूं सेट कर रखे थे कि ऊपर से सीधे आते, बाल कानों के नीचे से मुड़कर घुंघराले हो जाते थे। बालों पे उसने कुछ लगा रखा था कि वो गीले गीले से लगते थे। और जो फ्रॉक उसे पहन रखा था उसके ऊपरी पेटी कदीम तर्ज के सुनहरी सिक्कों से भरी थी। आस्तीन बहुत छोटी थी और उनपे भी सुनहरी सिक्के लटक रहे थे। नीचे लंबे फ्रॉक की कलियां स्याह थीं। टुकनों से जरा सा झलकता पैजामा भी स्याह था। किधर की तैयारियां हैं? डीजे ने सर से पैर तक उसे देखा। डिनर की। उसने लिप ग्लॉस की चंद कतरे लबों पे लगाए और आईने में देखते हुए होंठ आपस में मस करके खोले। किसके साथ? जहान के साथ। वह साख्ता लबों से फिसला। लम्हे भर को वो चुप हो गई, फिर लापरवाही से शाने उचकाए। वैसे वो शादीशुदा है। अच्छा। वो 2 घंटे सर्दी में बालकनी में खड़ा रहता है, चूल्हे के तारों में हाथ डालकर उसे ठीक कर देता है, सारा किचन साफ करके जाता है, फिर तुम्हें डिनर में बुलाता है और तुम्हें सारी तैयारी के साथ जा रही हो। फिर सोच लो, वो अब भी शादीशुदा है। बको मत। वो हंसते हुए कुर्सी पे बैठी और झुककर अपनी स्याह हाई हील्स पहनने लगी। ना बताओ, मैं भी पता लगा कर रहूंगी। डीजे मुंह पे हाथ फेरती अपनी कुर्सी पे बैठ गई। हया ने गुनगुनाते हुए मेज पे रखा अपना छोटा सुनहरी क्लच उठाया। वही दावर भाई की मेहंदी वाला क्लच जो उसने जहाज में भी साथ उठा रखा था। उसे वो ज्यादा इस्तेमाल नहीं करती थी। अब भी खोला तो अंदर एक तय किया हुआ विजिटिंग कार्ड और इत्तसलात का कॉलिंग कार्ड भी रखा था जो उन्होंने अबू जैबी में खरीदा था। उसने मोबाइल, पैसे और सबांजी का आईडी कार्ड अंदर रखा। क्लच छोटा था। हाले का दिया गया मोटा भद्दा मोबाइल उसमें पूरा नहीं आ रहा था, तो उसने मोबाइल हाथ में पकड़ लिया और अच्छा मैं चली कहकर हैंगर पे लटका अपना सफेद नरम कोट एक हाथ से खींचकर उतारा और बाहर लपकी। बारीक लंबी हील से पथरीली सड़क पे चलते हुए उसने कोट सीधा किया और पहना। फिर चलते चलते सामने से बटन बंद किए। गोरसल का स्टॉप जरा दूर था। उसे वहां तक पैदल जाना था। वो कोट की जेबों में हाथ डाले सर झुकाए तेज तेज सड़क पर चलती जा रही थी। शाम की ठंडी हवा से उसके गीले घुंघरियाले बाल कमर पे उड़ रहे थे। जिस लम्हे वो गोरसल स्टॉप के करीब पहुंची उसे गोरसल दूर से बांझी के गेट से बाहर निकलती दिखाई दी। हाले ने कहा था, जिस दिन तुम्हारी गुरसत छूटेगी उस दिन तुम्हें हाले नूर बहुत याद आएगी। और उस पल बेबसी और दुख से उस दूर जाती गुरसत को देखकर उसे वाकई हाले नूर बहुत याद आई थी। उसने जेब से मोबाइल निकाला और जहान को पैगाम लिखा। मेरी गुरसत छूट गई है, मुझे पिक कर लो, मैं स्टॉप पे खड़ी हूँ। वो कितनी ही देर वहां सड़क पे टहलती रही मगर उसका जवाब नहीं आया। शायद उस गरीब के पास जवाब देने का भी क्रेडिट नहीं था। हॉर्न की आवाज पर वो अपने हाल में लौट आई जहां एक स्याह चमकती हुई कार उसके ऐन सामने खड़ी थी। ड्राइवर ने बटन दबाकर अपनी तरफ का शीशा नीचे किया और चेहरा जरा सा मोड़कर उसे मुखातिब किया। मादाम सुलेमान, टैक्सम स्क्वायर, जहान सिकंदर। तुर्क लबो लहजे में ड्राइवर ने चंद अल्फाज अदा किए तो उसने सर हिला दिया और दरवाजा खोलकर पिछली नशिस्त पे बैठ गई। वो यकीनन जहान का ड्राइवर था। गो के उसने मफलर चेहरे के गिर्द लपेट रखा था और सर पे टोपी भी ले रखी थी। हया बस उसकी एक झलक ही देख पाई थी। फिर भी उसे गुमान गुजरा कि उसने उस स्याह फाम हबशी को कहीं देख रखा है। कहाँ, ये सोचने का वक्त नहीं था। वो मुस्कुराते हुए जहान को बहुत शुक्रिया, मैं पहुंच रही हूँ लिखने लगी। जरा की जरा उसने निगाह उठाकर बैक व्यू मिरर में एक दो बार देखा भी, मगर ड्राइवर ने उसे कुछ यूं सेट कर रखा था कि वो सिर्फ अपना चेहरा ही देख सकती थी। टैक्सम स्क्वायर पे तारीकी के पंछी ने अपने पर फैला रखे थे और उसी मुनासबत से हर सू बत्तियां जगमगा रही थीं। पूरा स्क्वायर इन मसनूई रोशनियों से चमक रहा था। मुजस्मा आज़ादी के इतराफ से मुखालिफ सिमतों में सिरके निकल रही थी। वहां हर सू ट्रैफिक का रश था।
मुजस्मे आज़ादी को चारों तरफ से घास के एक गोल किता अराजी ने घेर रखा था, जैसे किसी फूल की चार पत्तियां हों और हर पत्ती के किनारों की लकीर पे पथरीली रविश बनी थी। वहां लोगों की खूब चहल पहल थी। ड्राइवर ने स्क्वायर के मुकाबिल एक इमारत की बैरूनी दीवार के साथ गाड़ी खड़ी कर दी। जहान सिकंदर, उसने उंगली से उसी दीवार के साथ साथ दूर इशारा किया, जहां जहान की सफेद कार खड़ी थी, यूं कि वो दीवार के इस किनारे पे थी तो ये स्याह कार उस किनारे। उसने दरवाजा खोला और बारीक हील एहतियात से बाहर सड़क पे रखी। टैक्सम स्क्वायर को उसकी हील्स पसंद नहीं थी, उसे अंदाजा था। वो अपनी गाड़ी के साथ ही खड़ा था। बॉनेट खोलकर वो झुके हुए कुछ तारे जोड़ रहा था। स्याह जैकेट और जीन्स में मलबूस, हमेशा की तरह आम से हुलिये में। वो कोट की जेबों में हाथ डाले सहज सहज चलती उस तक आई। वो कुछ गुनगुनाते हुए एक तार को दूसरे के साथ जोड़ रहा था। हील की टक टक पे रुका और गर्दन घुमाकर देखा। सलाम वालेकुम। उसे देखकर मुस्कुराते हुए सीधा हुआ। वालेकुम अस्सलाम। इस तारीख कोने में क्या कर रहे हो? मेरी कार हर खास मौके पे दवा दे जाती है। अब भी मसला कर रही है। खैर, मैं फिक्स कर लूंगा। वो हाथ झाड़ते हुए लापरवाही से बोला। वो तो तुम कर लोगे, मुझे पता है। जहां सिकंदर के पास हर मसले का हल होता है। वो धीरे से हंसी। तुम बताओ, पूरे स्क्वायर पे मुझे तलाश थे, तुम्हें कितनी देर लगी? और बस पे आई हो? नहीं, तुम्हारी भेजी गई शोफर ड्रोन कार में आई हूँ। वो धीरे से हंस दिया। ये तंज करना कहाँ से सीख लिया है तुमने? मैं इतना गरीब भी नहीं हूँ कि तुम यूं मजाक उड़ाओ। वो हंसकर सर झटकता अब बोनट बंद कर रहा था। हया ने गर्दन फेर कर पीछे देखा। तवील दीवार के उस सिरे पे वो स्याह कार उसी तरह खड़ी थी। तुम्हें मेरा मैसेज नहीं मिला था? वो कतरे बेचैनी से बोली। मैसेज? जहान ने जेब थपथपाई। मेरा मोबाइल कहाँ गया? उसने दूसरी जेब में हाथ डाला और अपना स्मार्टफोन निकाला, फिर उसकी स्क्रीन को हाथ से छुआ। नहीं। उसने स्क्रीन हया के चेहरे के सामने की। वहां इनबॉक्स खुला था और हया का कोई पैगाम न था। हया ने बेख्तियार अपने हाथ में पकड़े फोन को देखा। उस पे पैगाम रुकने का निशान नजर आ रहा था। उसने जल्दी से बटन दबाते हुए आउट बॉक्स खोला। उसके दोनों पैगाम वहीं फंसे हुए थे। ओह, बैलेंस बिल्कुल खत्म था। जाहिर है, फिर मैसेज कैसे जाता? कोई खास बात थी क्या? वो कार को लॉक कर रहा था। तुमने मुझे इस पार्किंग एरिया में डिनर कराना है या किसी मुहसिब जगह पे? वो बात बदल गई। कनखियों से उसने लश पश चमकती स्याह कार को देखा जो दूर खड़ी थी। उसे किसने भेजा? वो कुछ भी समझने से कासिर थी। अगर ये कार मेरा इतना वक्त जाया न कराती तो मैं अब तक किसी रेस्टोरेंट में जगह ढूंढ भी चुका होता। लेकिन अभी देर नहीं हुई। दोनों साथ साथ सड़क के किनारे चलने लगे। इस्तकलाल स्ट्रीट नामी वो तवील गली टाक्सिम स्क्वायर के साथ ही से निकलती थी। वो हफ्ते की रात थी, सो इस्तकलाल स्ट्रीट रोशनियों में नहाई, रंगों और कुमकुमों से सजी, रौनक के उरूज पे थी। वहां लोग हमेशा की तरह दोनों अतराफ में तेज तेज चलते जा रहे थे। गली की दोनों जानब चमकती शीशों वाली शॉप्स और रेस्टोरेंट्स में खासा रश था। वो आगाज में ही दाएं हाथ की कितार में बने एक रेस्टोरेंट में चले आए। जर्द रोशनियों से मजयन छत और जगमगाते फानूस ने रेस्टोरेंट के माहौल को एक ख्वाबनाक सा तासर दे रखा था। उस कोने वाली खाली मेज के साथ रखे स्टैंड पे हया ने कोट उतार कर लटकाया और जहान के मुकाबिल कुर्सी खींच कर बैठी। सर्द रोशनियों में उसके फ्रॉक की सुनहरी सिक्के चमकने लगे थे। उसने दाएं बाजू में एक सुनहरी कड़ा पहन रखा था और अब वह कोहनी मेज पे रखकर बाएं हाथ की उंगलियों से कड़े को घुमा रही थी। सुनहरी क्लच और मोबाइल उसने मेज पे ही रख दिया था। ऑर्डर मैं करूं या तुम? दावत तुम्हारी तरफ से है, सो तुम करो। उसने जरा से शाने उचकाए। जहान ने मुस्कुराकर सर को खन दिया और मेन्यू कार्ड खोलकर इन्हम आंख से पढ़ने लगा। अपनी आदत के मुताबिक वो पढ़ते हुए निचले लब को दांत से दबाए हुए था। हया ने कदरे बेचैनी से पहलू बदला। इस तकलाल जदेसी में कितने ही लोगों ने मुड़ मुड़ कर उस कदीम यूनानी देवियों के से सिंगार वाली लड़की को सताई से देखा था। मगर यह अजीब शख्स था। कोई तारीफ नहीं, कोई इजहार नहीं, इतनी लाताल्लुकी और बेखबरी। वो भी उस शख्स की जो एक नज़र में सारे मंजर का बारीक पीने से जायजा ले लिया करता था। उसे अपनी सारी तैयारी रायगां जाती हुई महसूस हुई थी। ऑर्डर कर चुकने के बाद वो मेज पे कोहनियां रखे दोनों हाथ आपस में फंसाए हया की तरफ मुतवज्जे हुआ और जरा सा मुस्कुराया। तुमने मुझसे उस रोज पूछा ही नहीं कि मैं तुम्हारे डोम ब्लॉक क्यों आया था। वो मुस्कुराते हुए कितना अच्छा लगता था। उसके हल्के से भूरे शेर लिए स्याह बाल नौ उम्र लड़कों की तरह माथे पे सीधे कटे हुए थे और अमूमन वो हल्के हल्के गीले होते थे। पुरकशिश आंखों में एक नरम धीमा सा तासुर लिए वो अब इतना कमगोर मोहतात नहीं लगता था जितना पहले दिन लगा था। जाहिर है, किसी काम से ही आए होगे। मुझसे मिलने बिलखुसूस आओ, ये तो ज़रा मुश्किल ही है। तुमसे मिलने बिलखुसूस ही आया था
اور اس کے لیے ممی کو پاکستان فاطمہ آنٹی کو فون کر کے تمہارے ڈوم کا نمبر پوچھنا پڑا تھا، ورنہ تم نے تو ہمیں ایڈریس تک نہیں دے رکھا۔ اور یہ بات تو اماں نے اسے کل ہی فون پہ بتا دی تھی، مگر لمحے بھر کو اسے سوچا تھا کہ ڈھونڈنے والے تو بنا پتہ کے بھی ڈھونڈ لیتے ہیں، جیسے وہ سفید گلاب اسے ہر جگہ تلاش کر لیتے تھے۔ تو پھر آپ کیوں آئے تھے مجھ سے ملنے؟ بس یوں ہی، مجھے لگا تھا کہ تم اس روز استقلال اسٹریٹ میں مجھ سے خفا ہو گئی تھی۔ اچھا، تو آپ نے مجھے اس دن پہچان لیا تھا؟ ہو سکتا ہے وہ میری شکل کی کوئی اور لڑکی ہو۔ وہ بہت جلدی بھلا دینے والوں میں سے نہیں تھی، سو بڑی حیرت سے کڑے کو انگلیوں میں گھماتے ہوئے بولی، ایک بات ابھی کلیئر کر لیتے ہیں حیا۔ وہ قدرے آگے کو ہو کر سنجیدگی سے بولا، میں بہت ایکسپریسو نہیں ہوں، میں لمبی لمبی باتیں نہیں کر سکتا، میں پریکٹیکل سا آدمی ہوں، ایسا آدمی جس کو فکر معاش ہمیشہ گھیرے رکھتی ہے۔ میرے پاس بڑی یونیورسٹی کی ڈگری نہیں ہے، میں ایک ریسٹورینٹ چلاتا ہوں جس کی ملکیت میری اپنی نہیں ہے۔ میں کئی سالوں سے اس ریسٹورینٹ کی قسطیں ادا کر رہا ہوں جو کہ پوری ہی نہیں ہو رہی۔ یہ چیز مجھے بہت پریشان رکھتی ہے۔ وہ کرد لڑکی جو اس دن میرے ساتھ تھی وہ میرے ریسٹورینٹ کی عمارت کی اونر ہے، اور ہمارے درمیان اس وقت یہی مسئلہ زیر بحث تھا جب تم وہاں آئی۔ حیا، میں اس دن اتنا پریشان تھا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ میری پراپرٹی ضبط کرنے کی بات کر رہی تھی، اور اگر میں اس کی رقم ادا نہ کر پایا تو وہ ایسا کر بھی گزرے گی۔ اسی پریشانی میں تمہارے ساتھ مس بہیو کر گیا۔ آئی ایم سوری فار دیٹ، مگر اپنی تمام پریشانیوں میں بھی مجھے اپنے سے جڑے رشتوں کا احساس ہے اور میں ان کی پرواہ کرتا ہوں۔ حیا نے سمجھ کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب بھی خفا ہو اسی بات پہ؟ وہ قدرے توقف سے بولا، نہیں، میں نے تمہیں تبھی معاف کر دیا تھا جب تم نے کچن کے سارے برتن دھوئے تھے اور چولہا فکس کر کے دیا تھا۔ وہ بے اختیار ہنس پڑا، مگر وہ جنجر بریڈ ہاؤس مجھ پہ ادھار ہے۔ اس سے قبل کہ وہ جواباً کچھ کہتی، ایک ویٹر اس کی طرف آیا تھا۔ میڈم سلیمان؟ حیا نے چہرہ اٹھا کر دیکھا اور لمحے بھر کو پتھر کی ہو گئی۔ ویٹر ایک سفید گلابوں کا بکے میز پہ رکھ رہا تھا۔ یہ آپ کے لیے۔ ساتھ ہی اس نے ایک دو رویا تہہ کیا ہوا کاغذ حیا کی طرف بڑھایا۔ لیجیے مادام۔ وہ جو ساکت نگاہوں سے گلدستے کو دیکھ رہی تھی چونکی، اور مضطرب سے انداز میں وہ کاغذ تھاما۔ اس کے قدموں سے جان نکل چکی تھی۔ مؤدب سا ویٹر واپس پلٹ گیا۔ اس نے کپکپاتی انگلیوں سے کاغذ کی تہیں کھولی۔ بے صدر کاغذ کے عین وسط میں انگریزی میں 3 سطور لکھی تھیں، میری کار میں سفر کر کے یہاں آنے کا شکریہ، لیکن اصولاً مجھ سے لفٹ لینے کے بعد آپ کو ڈنر میرے ساتھ کرنا چاہیے تھا، نہ کہ اپنے کزن کے ساتھ۔ فرام یور ویلنٹائن۔ جہاں گلاس لبوں سے لگائے گھونٹ گھونٹ پانی پیتا، پلکیں سکیڑے اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھ رہا تھا۔ کون بھیجتا ہے تمہیں یہ سفید پھول؟ وہ خاصے سرد لہجے میں بولا تو حیا نے چونک کر چہرہ اٹھایا۔ چند لمحے پیشتر کی گرم جوشی جہان کی آنکھوں میں مفقود تھی۔ اس کے چہرے پہ زمانوں کی اجنبیت اور رکھائی چھائی تھی۔ پتہ نہیں۔ اور اسے کیسے معلوم ہوا کہ ہم ریسٹورنٹ میں ہیں؟ اس کا لہجہ چپتا ہوا تھا۔ وہ خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھے گئی، کوئی جواب بن ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ دکھاؤ۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور اب حیا کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے کمزور ہاتھوں سے وہ کاغذ جہان کے ہاتھ پہ رکھا۔ جیسے جیسے وہ تحریر پڑھتا گیا اس کی پیشانی پہ شکنیں ابھرتی گئیں، رگیں تن گئیں اور لب بھنج گئے۔ تم کس کی گاڑی میں ٹیکسی میں آئی ہو؟ اس نے نگاہ اٹھا کر حیا کو دیکھا، اور وہ ایک نگاہ سے سمجھا گئی تھی کہ وہ ایک مشرقی مرد تھا، تایا فرقان ابا اور روہیل کی طرح کا مشرقی مرد۔ وہ میں سمجھی وہ تمہاری کارو ڈرائیور ہے، میں سمجھی تم نے ڈرائیور بھیجا ہے۔ میرا ڈرائیور؟ کب دیکھا تم نے میرے پاس ڈرائیور؟ اس نے تنفر سے کاغذ کو مٹھی میں مروڑ دیا۔ میں سمجھی، اور اس نے کہا تمہارا نام لیا تو اس نے یہ کہا کہ اس کو میں نے بھیجا ہے؟ اس نے دو ٹوک انداز میں پوچھا۔ ہاں، نہیں، یعنی کہ نہیں۔ اس نے نہیں بتایا کہ اس سے کس نے بھیجا ہے اور تم اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ حیا، تم یوں کسی گاڑی میں بھی بیٹھ سکتی ہو؟ میں نے کہا نا، میں سمجھی وہ تمہاری کار ہے۔ بے بسی کے مارے اب اسے غصہ آنے لگا تھا۔ بے قصور ہوتے ہوئے بھی اسے اپنا آپ مجرم لگ رہا تھا۔ میرے پاس تم نے دوسری کار کب دیکھی؟ تم اگر تمہیں مجھ پہ اتنی بے اعتباری ہے تو میں لعنت بھیجتی ہوں تم پہ۔ اس نے نیپکن نوچ پھینکا اور کرسی دھکیل کر اٹھی۔ جو شخص یہ حرکت کرتا ہے وہ مجھ سے پوچھ کر نہیں کرتا، نہ اس میں میرا کوئی قصور ہے۔ اگر تم مجھے اتنا ہی برا سمجھتے ہو تو ٹھیک ہے، یہاں اکیلے بیٹھو، اکیلے کھاؤ اور اکیلے رہو۔ اس نے کلچ یوں ہاتھ مار کر اٹھایا کہ کرسٹل کا گلدان میز سے لڑک کر نیچے جا گرا۔ چھناکے کی آواز آئی اور وہ کرسیوں میں بٹ گیا۔ جہاں شاید اس کے لیے تیار نہیں تھا، مگر وہ اس کے تاثرات دیکھنے کے لیے نہیں رکی۔ وہ تیزی سے میز کی ایک طرف سے نکلی، سٹینڈ پہ لٹکا کوٹ کالر سے پکڑ کر کھینچا اور تیز تیز چلتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اگر وہ اس کے پیچھے آنا بھی چاہتا تو ابھی جو نقصان وہ کر کے گئی تھی اسے پورا کر کے ہی آتا۔
और इस कार्रवाई में उसे जितने मिनट लगते उतनी देर में वो दूर जा चुकी होती। इस्तकलाल स्ट्रीट में लोग उसी तरह चल रहे थे। वो उस रश के दरमियान में ही कहीं थी। उसने कोट पहना नहीं, बाजू पे डाल दिया और दोनों बाजू सीने पे लपेटे वो तेज तेज कदम उठाती चलती जा रही थी। आंसू मुतवातर उसकी आंखों से गिर रहे थे। वो उसके पीछे नहीं आया, और अगर आया भी तो उस शोर और रश में ना उसे देख पाई ना ही उसकी आवाज़ सुन पाई। बस उसी तरह चलती रही। इस्तकलाल स्ट्रीट का आखिरी कोना मुड़कर वो टैक्सम स्क्वायर में दाखिल हुई और बिल्कुल सीध में चलती हुई टैक्सम पार्क की तरफ बढ़ गई। तारिक पार्क के गोशे में वो संगी बेंच पे हैरान पड़ा था। वो गिरने के से अंदाज में उस पे बैठी और चेहरा दोनों हाथों में छुपाकर फूट फूट कर रो दी। अना, खुददारी, इज्जत नफ्स और अपनी ज़ात के वक़ार के वो सारे असबाब जो वो हमेशा खुद को पढ़ाती और याद दिलाती रही थी, आज बहुत ज़िल्लत के साथ चकनाचूर हुए थे। वो शख्स कब उसको यूँ ज़लील नहीं करता था, यूँ बेमौल बेवक़्त नहीं करता था, उसे एक मौका भी याद ना आया। हमेशा हर दफ़ा वो यही करता था, या फिर ऐसा हो जाता था। आखिर कब तक यूँ चलेगा? बहुत गिरा लिया उसने खुद को, बहुत झुका लिया, बहुत बेमोल कर लिया। अब वो मज़ीद नहीं झुकेगी, अब उसे झुकना पड़ेगा। बस आज ये तय हो गया। उसने बेदर्दी से आंखें रगड़ते हुए सोचा, फिर इर्द-गिर्द फैली रात को देखा तो वापसी का ख़्याल आया। उसने गोद में रखा सुनहरी क्लच खोला ताकि मोबाइल निकाल सके, मगर ओह! मोबाइल तो उसमें पूरा ही नहीं आता था। वो तो उसने मेज़ पे रखा था और वो कोट उठाए बाहर भागी। अपना तुर्की वाला भद्दा मोबाइल वो उस रेस्टोरेंट में छोड़ आई थी। उसे हर हालत में मोबाइल वापस उठाना था, चाहे जहां से सामना हो या ना हो। चंद मिनट बाद जब वो हामती हुई वापस इस्तकलाल स्ट्रीट में उस रेस्टोरेंट का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो कोने वाली मेज खाली थी। वो दौड़कर उस मेज तक गई और इधर उधर चीजें उठा उठाकर अपना मोबाइल तलाशा, मगर वो कहीं नहीं था। क्रिस्टल के टूटे गुलदान की किरचियां भी अब फर्श से उठा ली गई थीं। प्रॉब्लम मैडम? वो आवाज़ पे पलटी तो वही बावर्दी वेटर जिसकी नाक में मोटा सा तिल था, मुतफक्कर सा खड़ा था। वो बुके उसी ने लाकर दिया था। मेरा मोबाइल था उस मेज़ पे। वो परेशानी से घुंघरैली लटे कानों के पीछे उड़सती हुई मेज़ पे चीज़ें फिर से इधर-उधर करने लगी। जी हाँ, पड़ा था, मगर जब आप गुलदान गिरा कर गईं तो आपके साथ जो साहब थे, उन्होंने वो मोबाइल रख लिया और मुझे कहा था कि अगर आप आएँ तो मैं बता दूँ कि वो फ़ोन उन्हीं के पास है। वेटर ने टूटी-फूटी अंग्रेज़ी में बताया। ओह अच्छा! उसके तने हुए असाब ढीले पड़ गए। मिलने का एक और बहाना। वो चला गया? जी, वो बिल पे करके फ़ौरन आपके पीछे बाहर दौड़े थे। आपको नहीं मिले? नहीं, शुक्रिया। वो फूलों के मुतालिक कुछ पूछने का इरादा तर्क करके बाहर निकल आई। इस्तकलाल स्ट्रीट पे कदम रखते हुए उसने एक कोट पहन लिया। अब उसे काफ़ी देर तक टैक्सम स्क्वायर पे गोरसल के इंतज़ार में बैठना था। तो इसी पॉइंट पे करते हैं आज के एपिसोड को ख़त्म। उम्मीद करती हूँ कि अभी तक की स्टोरी आपको पसंद आ रही होगी। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इसके अलावा भी आपकी नॉवल रिकमेंडेशंस का मुझे कमेंट सेक्शन में इंतज़ार रहेगा। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आइंदा मिलेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।